हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम 16 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है। हाँ जी, इजराइल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो वो किसको चुना गया है? उसके ऑप्शन है नाफ्ताली बेनेट, बेंजामिन गैटेज, सिल्वान शलोम, गाबी अशकेनाजी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, नाफ्ताली बेनेट। हाँ जी, नाफ्ताली बेनेट को इजराइल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। 13 जून को ये चुने गए थे। और इससे पहले जो 12 साल से इस पद पर काबिल थे वो थे बेंजामिन नेतन्याहू। कौन से? नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसराइल की संसदीय जो यहाँ इसराइल की संसद है उसको नेसेंट बोला जाता है। उसमें 120 सदस्य है, जिसने 60 सदस्यों ने तो पक्ष में वोट किया था और 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया था, और तो एक सदस्य अनुपस्थित रहा। जो नई सरकार बनी है उसमें टोटल 27 मंत्री है। कितने मंत्री है? 27, जिनमें से 9 महिलाएं। कितनी? 9 महिलाएं हैं उसमें से। इसराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने नफ्ताली बेनेट डिफेंस फोर्स की एलिट कमांडो यूनिट सेरेतास, मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। हाँ जी, वो डिफेंस फोर्स जो इसराइल की डिफेंस फोर्स है उसके वो कमांडो रह चुके हैं। क्या नाम था उनका? नाफ्ताली बेनेट। ये इसराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया? हाँ जी, किसने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से एक बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? इसके ऑप्शन है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस, नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। हाँ, नोवाक जोकोविच ने खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन जीत लिया है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच, हाँ जी ये विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास को हरा दिया है। ये कहाँ के थे? ग्रीक के थे। क्या नाम था? स्टेफानोस सितसिपास को हरा दिया। पेरिस में खेले गए ये फाइनल। कहाँ खेला गया था फ्रेंच ओपन का? ये पेरिस में खेला गया था। कहाँ पर? पेरिस में। इस फाइनल में उन्होंने सितसिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हरा दिया है। इसके साथ ही जोकोविच ने अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। कौन सा? ये नोवाक जोकोविच का कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब था? ये 19वां। इस जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बन गए। हाँ जी, कौन से खिलाड़ी बन गए? तीसरे खिलाड़ी जो 2 बार चारों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी रॉय एमरसन, 3 खिलाड़ी थे, 2 पहले रॉय एमरसन और ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेवर ने यह कारनामा किया है। अब ये जोकोविच ये तीसरे खिलाड़ी ये बन गए जो 2 बार लगातार 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम को एक साथ जीत चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैकेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? हाँ जी, ये यानी कि तैराक काइली मैकॉन कौन से देश के खिलाड़ी हैं? उन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा मतलब कि कंपटीशन में 57.45 सेकंड में निकाल कर अपना नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, जो तैराक काइली मैकॉन है वो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 57.45 सेकंड का समय निकालकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 13 जून को 100 मीटर बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 19 साल के इस तैराक, ये मात्र 19 साल के तैराक काइली मैकॉन 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकंड में तय इतिहास रच दिया है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। उससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? अमेरिकी तैराक थे रेगन स्मिथ। तैराक रेगन स्मिथ
काइली ने रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया है। कहाँ बनाया? जो ओलंपिक खेलों के लिए वहाँ पे क्वालिफायर मैच हो रहे हैं वहाँ पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? हाँ जी, भारत की एक पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो किलो वर्ग भाग में एक स्वर्ण पदक जीत लिया। तो उस भारतीय महिला का नाम बताना है। तो इसके ऑप्शन है विनेश फोगाट, गीता फोगाट, नेहा राठी, साक्षी मलिक। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, विनेश फोगाट। हाँ जी, विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश का ये सत्र का तीसरा खिताब है। इस सत्र का विनेश का कौन सा खिताब है? उनका ये खिताब तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। मार्च में मार्टियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा के भिवानी जिले से आते हैं। हाँ जी, विनेश फोगाट कहाँ से? हरियाणा के भिवानी जिले से। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। हाँ जी, जो एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली ये भारत की पहली भारतीय पहलवान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत, कौन से मिशन के अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 में किस राज्य को 3,183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। हाँ, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3,183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आंध्र प्रदेश में 18,650 गांव के कुल 99.66 लाख परिवारों में से 46.79 लाख परिवारों को नल से जल के कनेक्शन दिए जाएंगे। जहां पर टोटल उनकी जनसंख्या गांव है 18,650, उनके 99.6 लाख परिवार में से 46.79 लाख परिवारों को नल से पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। जो जल जीवन मिशन है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में की गई थी। हाँ जी, जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई थी? 2019 में। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है 2024 तक भारत के हर घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक भारत के जो भी है सब घरों में एक नल कनेक्शन होना चाहिए। इस मिशन के यह मिशन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने की परिकल्पना करता है। ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को दिन में 55 लीटर पानी की आपूर्ति हो। इस मिशन के तहत कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के स्तर में तेजी से वृद्धि की है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत काम के घंटे बढ़ाने के लिए किया गया था। किसके लिए किया था? काम के घंटे बढ़ाने के लिए किया गया था। भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका का समर्थन मनरेगा के माध्यम से किया। इसके साथ ही मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि की गई और जो मनरेगा की जो मजदूरी थी उनकी में वृद्धि गई। इसलिए काम के घंटे की अधिक संख्या की आवश्यकता थी। इसलिए क्या होता, अगर हमने उसकी मजदूरी बढ़ा दी तो हम उससे टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़े, इसलिए उन्होंने काम के घंटे बढ़ाने की आवश्यकता थी। यह जल जीवन मिशन द्वारा प्रदान किया गया है। ये जो घंटे बढ़ाएगा वो किसके द्वारा? जल जीवन मिशन द्वारा बढ़ाए गए। जल जीवन मिशन में क्या क्या होगा? पाइप बिछाने, प्लम्बिंग कार्य, खुदाई, वर्षा फसल प्रणाली स्थापित करना आदि को लागू करने के लिए मनरेगा के काम के घंटे का उपयोग किया गया था। मनरेगा काम घंटे का उपयोग किसमें किया गया था? पाइप बिछाने के लिए, प्लम्बिंग कार्य, खुदाई, वर्षा फसल प्रणाली आदि इनके लिए मनरेगा के काम के घंटे का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण, कौन सा? पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? कौन सा? जीवन वायु विकसित किया है। इसके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रोपड़ या आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, आईआईटी रोपड़। हाँ जी, आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है।
जीवन वायु नाम से एक ऐसा उपकरण विकसित किया जिसे सी पैप मिशन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके में? सी पैप मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उपकरण CPAP मशीन की जरूरत वाली सांस से जुड़ी समस्या में बेहद मददगार, जो जिन लोगों को सांस से जुड़ी परेशानी होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। और ये किफ़ायती भी है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये किफ़ायती है। IIT द्वारा विकसित ये उपकरण बिना बिजली के भी काम करता है। ये उपकरण बिना बिजली के भी काम करता है। बहुत सी बार ऐसा अगर सांस की किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, अगर लाइट ना हो तो जो उनका ऑक्सीमीटर होता है वो उनको वो चलेगा नहीं। तो लेकिन ये वाला जो संस्थान इन्होंने बनाया है विद्युत मुक्त CPI उपकरण, ये बिना बिजली के भी काम कर सकता है। ये अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूल है। ये दोनों प्रकार की जो ऑक्सीजन उत्पादन इकाई है उनके लिए अनुकूल है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है? हाँ जी, किस राज्य से GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बिहार। हाँ जी, बिहार। बिहार से GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप कहाँ भेजी गई है? यूनाइटेड किंगडम में भेजी गई। बिहार में जर्दालू आम के GI सर्टिफिकेशन के बाद आज पहली व्यावसायिक खेप ब्रिटेन के लिए भेजी गई। कहाँ भेजी गई? ब्रिटेन के लिए भेजी गई है। कृषि उत्पाद के निर्यात में बड़ा कदम। हाँ जी, कृषि उत्पाद के निर्यात में बड़ा कदम है और इसका लाभ कहाँ तक पहुंचेगा? ये किसानों तक पहुंचेगा। GI जो सर्टिफिकेट है वो किसको दिया जाता है? जो एक खास भौगोलिक क्षेत्र में तैयार किए, जो कहाँ पे एक खास भौगोलिक क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं उनके नाम पर किसी और क्षेत्र के वैसे उत्पाद का व्यापार नहीं किया जा सकता। दार्जिलिंग चाय, जैसे कि चाय की खेती दार्जिलिंग में ज़्यादा होती है और जगह करने में परेशानी होगी या हो भी नहीं पाएगी। महाबलेश्वरी स्ट्रॉबेरी हो गया, जयपुर की ब्लू पाटरी हो गया, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू कुछ ऐसे ही GI टैग वाले उत्पाद है, ऐसे ही GI टैग वाले उत्पाद है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? हाँ जी, एक बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित अपने जिनकी आयु कम है उनके लिए घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है। उस बैंक का नाम बताना है। ऑप्शन है ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने कम आयु वाले ग्राहकों जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित हुई है, हाँ जी, बहुत से कोविड-19 से बहुत लोगों को प्रभाव पड़ा है, उनकी जीविका पे बहुत ज़्यादा आजीविका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो उनके लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने एक योजना शुरू की है, घर घर राशन योजना। उनके लिए एक एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम, घर घर राशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। बैंक ने उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की है जिन्होंने दुर्भाग्यवश कोविड-19 कारण अपनी जान गंवा दी है। उन कर्मचारियों के लिए भी एक कार्यक्रम की घोषणा की है जिन्होंने दुर्भाग्यवश कोविड-19 से जिनकी जान जा चुकी है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसका गैर कार्यकारी चेयरमैन रिजीव लाल जी है और इसके MD एंड CEO श्री वैद्यनाथ। CEO कौन है? वी वैद्यनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने 10 क्रिकेटरों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। इसमें एकमात्र भारतीय कौन है? हाँ जी, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने 10 क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है और उनमें एक भारतीय को भी चुना गया। तो उस भारतीय का नाम बताना है हमको। ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, वीनू माकंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, वीनू हाँ जी, वीनू माकंड जी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 10 क्रिकेटरों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। इन 10 खिलाड़ियों के शामिल होने के साथ ही प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले क्रिकेटरों की संख्या 103 पहुंच गई। हाँ जी, 10 क्रिकेटर शामिल होने के बाद ICC हॉल ऑफ फेम में लिस्ट है जो उनकी, उसमें टोटल 103 क्रिकेटर की संख्या हो गई है। भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर वीनू माकंड को इसमें जगह दी गई है। किसको दी गई है? भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर वीनू माकंड को इसमें जगह दी गई है।
इसमें 5 युगों के 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, 5 युगों के 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वीनू मार्कंड हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। ये जो वीनू मार्कंड हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, तो ये कौन से खिलाड़ी बन गए? 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले हॉल ऑफ फेम में भारत के दिग्गज खिलाड़ी, इससे पहले कौन कौन? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को इस लिस्ट में शामिल जा चुका है। और विनी मार्कंड अभी 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। थोड़ा आईसीसी के बारे में पता कर लेते हैं। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1909 में हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी? 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय दुबई में है। इसका मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। इसका अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और इसके वाइस चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। वाइस चेयरमैन कौन है इसके? इमरान ख्वाजा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।